हेलो बच्चों, तो मतलब बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड हम लोग आज जानने वाले हैं वेक्टर नीट पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में कितने वेक्टर से आए हैं और वो वेक्टर के किस पोर्शन से पूछे गए उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये हम पिछले 10 इयर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमें क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। अगर हम इस एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझ लें तो शायद हमें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में कहां कहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में कहां पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। और एक आप बहुत ही माइन्यूट लेवल पे इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो चले बच्चे, तो देखते हैं वेक्टर में 3 टॉपिक से ही अभी प्रीवियस 10 ईयर में 3 सवाल पूछे गए हैं, जो कि 3 डिफरेंट टॉपिक से आए हैं। बस उसको ध्यान रखें बच्चे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ही 3 टॉपिक सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया टू जज लाइक दिस। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है दैट इज द बेस ऑफ होल फिजिक्स। वो पूरे फिजिक्स का बेस है, पूरे फिजिक्स उस पर बना हुआ है। तो वो तो आपको अच्छा करना ही करना है, अगर पूरा फिजिक्स अच्छा करना है तो। बट एग्जैक्टली वेक्टर से कितने सवाल आए, कितने बार सवाल आए हैं, बहुत कम बार सवाल आए हैं, क्योंकि दैट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चे, एक क्वेश्चन को आज तक एक क्वेश्चन पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट से, तो आप उसका पक्का एप्लीकेशन याद रखें। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनल, 2 वेक्टर को बोल दिया कि ऑर्थोगोनल है और उसका कंडीशन निकालने के लिए पूछा गया था। तो डॉट प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आया था, उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी एक सवाल आ चुका है बच्चे। और उसके बाद जनरल वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं, वेक्टर 2a + 2b - 3c, ऐसा कुछ जो वेक्टर का एडिशन करते हैं, उससे भी एक बार एक सवाल पूछा जा चुका है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर में एज इट इज वेक्टर से पूछे गए हैं, जिसमें कि बाकी चैप्टर्स का कोई रोल नहीं हो। तो उसमें 3 चैप्टर आए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वेक्टर के कोई सवाल नहीं पूछे गए हैं, बट वो किसी अनदर चैप्टर से लिंक्ड है। ठीक है बच्चे, तो आप देखें कि वेक्टर से प्रीवियस 10 ईयर में किस सेक्शन से सवाल कितने आ रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर आगे वेक्टर के बारे में। चलो, हेलो बच्चे। सो नीट के लिए वेक्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे। चलो बच्चे, तो आप लोग सुने होंगे यार कि फिजिकल क्वांटिटी नाम की कोई चीज होती है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में ये बात पक्का आप सुन लिए होंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, डेराइव्ड बहुत सारे होते हैं, उसको हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो उस बेसिस पे हमने वहां पे 2 पार्ट में बांटा। अब सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में और बांटते हैं। कौन से पार्ट में? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी को कहते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है बच्चे, सो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन और फॉर इट्स कंप्लीट एनालिसिस, देन सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, जैसे कि मान लो कि मुझे बोला जाए कि मैं कोटा में हूं और मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली किधर जाए, अगर मान लो मैं किसी से पूछूं, तो मान लो अगर वो बच्चा बोले मुझे कि सर आप क्या करो 500 किलोमीटर चले जाओ। यार 500 किलोमीटर तो मैं किधर भी जा सकता हूं, आसमान में उड़ सकता हूं, जमीन खोद के नीचे जा सकता हूं। देयर आर सेवरल वेज टू गो 500 किलोमीटर। तो यानी कि वो हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया। उसको डायरेक्शन भी बताना चाहिए था कि 500 किलोमीटर ईस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, कोई एक डायरेक्शन तो बताना चाहिए था। यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या देख पा रहे हैं
कि हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ रही है, सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप बच्चे समझ में आ रहा है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से। एंड जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यार, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने किसी को फोन किया, बोला भैया उस ऑब्जेक्ट का स्टेटस बताओ। बच्चे बोले सर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। बोले कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। बोला 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बताओ यार ये इंफॉर्मेशन से क्या मुझे पता चल पाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? कुछ पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो डिपेंड करता है कि उसका डायरेक्शन क्या, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेस कर रहा है, राइट में धक्का दे रहा है, लेफ्ट में धक्का दे रहा है, या ऊपर खींच रहा है, क्या कर रहा है, किसी एंगल पे फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स का इफेक्ट उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का जरूरत पड़ रहा था। सच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इससे ज्यादा बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको मिल नहीं सकता है बच्चे, है ना। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। सो फोर्स, वेलोसिटी आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ बच्चों, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं उसके लिए ये लॉ बनाया गया है। तो हाउ टू ऐड द वेक्टर, ऐड द टू एंड मोर देन टू वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, तो दैट इज गिवन बाय लॉ दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज दिस लॉ? तो ये लॉ क्या कहता है इसको पहले सुन ले, समझ लें, अच्छे से समझ लें। कहता है क्या कि अगर मान लो कि ए एक वेक्टर है, सपोज ए इज ए वेक्टर, उसका टेल यहां पे है, हेड यहां पे। बी एक अनदर वेक्टर है जिसका कि टेल इसके हेड से कोइंसाइड कर रहा है और इसका हेड मान लो यहां पे है, दिस इज द बी वेक्टर। तो एक अनदर वेक्टर जो कि इसके टेल से और इसके हेड को ज्वाइन करेगा, इस वेक्टर को हम बोलेंगे सी वेक्टर, है ना बच्चे। तो सी वेक्टर इज गोइंग टू बी द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चे, होप यू अंडरस्टूड, बहुत मजा आया। तो अगर एक ए वेक्टर हेड टू टेल टू हेड जाता है, फिर बी वेक्टर टेल टू हेड जाता है, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करेगा और सेकेंड वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करने वाला वेक्टर जो होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चे, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। बच्चे कोई ये इसमें ना यार समझ में नहीं आता, फील नहीं आता सबका, इससे क्या करेंगे सर, बाद में देगा, कंफ्यूज कर जाऊंगा सर। बच्चे तुम कंफ्यूज आज के बाद नहीं करोगे, एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा तुम कंफ्यूज नहीं करोगे। मान लो एज फॉर एग्जांपल, मान लो ये दे दिया पी वेक्टर, ये दे दिया क्यू वेक्टर, लो, और ये दे दिया आर वेक्टर। और मान लो यार हमसे पूछा बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो समझ में आना चाहिए ये दो तीनों में क्या रिलेशन है। देखते हैं क्या रिलेशन है बच्चे। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है इसको डिटेक्ट करने का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो समझते हो, दिस इज ए ट्रिक, जस्ट एक हम ट्रिक बता रहे हैं जिसके थ्रू आप इजिली इसको ध्यान रख सकते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पक्का समझते होगे यार, है ना। एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों तो पक्का समझते होगे। तो आपको देखना है कि वेक्टर का डायरेक्शन किस सेंस में, क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। चलो भाई देख लेते हैं भाई। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन मुझे लग रहा है जैसा एंटी क्लॉकवाइज, पी वेक्टर का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, बट क्यू वेक्टर का डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, किसी भी दो वेक्टर का डायरेक्शन एक ही सेंस में मिलेगा और एक वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा सेंस में मिलेगा। तो जिस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा सेंस में मिले दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ अनदर टू। यानी कि Q यहां पे उल्टा सेंस में है तो Q वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर प्लस R वेक्टर। अरे समझा क्या, पक्का समझा, है ना बच्चे। अब इसके बाद तो यार कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में कि सर अब कुछ भी दे दो मैं कर दूंगा। ए वेक्टर, मान लो ये है बी वेक्टर और मान लो ये है सी वेक्टर, सर बताओ क्या
ए बी सी में क्या रिलेशन? देखो बच्चे, बी वेक्टर को देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, ए वेक्टर को देखो एंटी क्लॉकवाइज, बट सी वेक्टर को देखो क्लॉकवाइज है। मतलब सी वेक्टर विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू। तो हम क्या करेंगे, सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देंगे, है ना। बहुत ही अच्छा ट्रिक सर, मजा आ गया यार। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहां से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है बच्चे। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करोगे रिजल्टेंट कौन है ना। इज दिस ऑल राइट? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल यहां पे हम ले लेते हैं बच्चे, जल्दी से देखो। तो टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल एट दिस प्लेस। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है ये, अच्छे से समझ लो बच्चे। मान लो अगर किसी ने बोल दिया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और भैया ये सी वेक्टर है। लो 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 लो, बोला इन तीनों में रिलेशन बताओ क्या होगा। बच्चे बताओ, ये अगर ए वेक्टर इधर है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ, बी वेक्टर इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सी वेक्टर इधर है सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। आहा सर, कोई भी वेक्टर एक अपोजिट डायरेक्शन में आया ही नहीं आया, क्या करूं सर, क्वेश्चन छोड़ दूं, क्या ट्रायंगल लॉ से नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? तो देखो, एक वेक्टर को, कोई भी एक वेक्टर को क्या करो ना तुम, रिवर्स कर दो। अगर ये बी वेक्टर है, इसको हम उल्टा कर देंगे बच्चे, वो क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। अरे डायरेक्शन उल्टा करने से वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। अब बताओ बच्चे, माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो गया, सेंस उल्टा हो गया, तो माइनस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। अगर इसको उधर लेके जाओ तो मजेदार बात आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी 0, लड्डू के बराबर। मतलब रिलेशन ये था। तो अगर कोई तीन वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और तीनों का सेंस एक डायरेक्शन में हो, तब उसका समीशन यानी उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे घुमा सकते हो, है ना। बिल्कुल समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। और अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में हो गया तब क्या होगा, उसका एडिशन को 0 कर दोगे। देख लो, ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है उस चीज का। चलो सर, मजा आया सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरा समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे, अगर मान लो, अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान देना, अगर आपको बोला जाए कि मीन्स ट्रायंगल नहीं है पॉलीगॉन है, तब क्या करोगे? अरे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तब क्या करोगे? ट्रायंगल ना होकर के पॉलीगॉन है बेटा, सेम मेथड। हमें क्या याद रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। पॉलीगॉन बन गया, वेरी गुड, पॉलीगॉन बना, हम इसके डायरेक्शन को देखें, अरे भाई एंटी क्लॉकवाइज, A2 वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, A3 वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, A4 वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, R वेक्टर जो है वो क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब क्या है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन और जिस वेक्टर का सेंस अपोजिट हो, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ अनदर वेक्टर्स। समझ में आया? अरे यही तो ट्रायंगल लॉ भी था, ये भी पॉलीगॉन लॉ होगा। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको समझ में आ गया बच्चे। वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस आपको देखना है। तो आर वेक्टर देख रहे थे कि उल्टा आ रहा था बाकी सबके सेंस में, तो आर वेक्टर विल बिकम इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अगर मुझे बोलो ना तो इसमें मैं तुम्हें ट्रायंगल लॉ भी दिखा दूं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी दिखा दूं। बच्चे बोलते सर प्लीज सर दिखा दूं सर, प्लीज सर। तो चलो बच्चे देख लेते हैं थोड़ा सा। यार देखो, ये A1 वेक्टर था, ये A2 वेक्टर था। अगर मैं ये ट्रायंगल को ड्रॉ करूं ना, देखो ऐसे, नीचे वाले ट्रायंगल को अगर तुम देखो, ट्रायंगल नंबर 1 को देखो, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, दैट इज A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर।
अरे मजा आया पक्का, ये तो पक्का फील आ गया होगा यार, पक्का गारंटी मैं ले सकता हूं आपका। अब देखो ये a1 प्लस a2 वेक्टर आ गया, ये a3 वेक्टर है। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको भी कनेक्ट कर दिया। अरे यार, तो ट्रायंगल नंबर 2 में देखो ये वेक्टर है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, यानी कि दिस वेक्टर इज द समीशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अरे भाई साहेब ट्रायंगल लॉ, तो ये वेक्टर क्या हो गया, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर के बराबर। तो बन गया ट्रायंगल नंबर, बच गया 3। ट्रायंगल नंबर 3 में अगर हम देखें, ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, ये लास्ट वाला क्लॉकवाइज, यानी कि आर वेक्टर विल बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस 3, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 वेक्टर, है ना बच्चे। इसी के लिए ट्रायंगल लॉ से हम पॉलीगॉन लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिक है, सिंपल सा चीज है। ठीक है बच्चे, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, पक्का फील आया, 100% फील आया यार। ठीक है, जब तक फिजिक्स में अच्छे तरीके से ना क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है ना चीजें आपके साथ नहीं है ना। जब क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो समझ जाना आप बहुत अच्छा करने वाले हो। चलो तो वेक्टर का एक नया मीन्स देखते हैं, नया एक टॉपिक, न्यू टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं ये क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यार पैरेललोग्राम के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा। क्या था पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम ऐसा पॉलीगॉन होता था जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर होते थे। अरे पक्का फील आया, पक्का फील आया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। तो कहता क्या है कि अगर ए वेक्टर है, अगर ये मान लो ए वेक्टर है, एंड सपोज इफ अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर whose tail is coinciding with the tail of A, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है जिसका टेल है ए के टेल से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है बच्चे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इस चीज को समझें। ये कहता है भैया इन दोनों को कंसिडर करते हुए, ए वेक्टर बी वेक्टर को कंसिडर करते हुए ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। चलो वेरी गुड, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दिए, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दिए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को एज्यूम करते हुए हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, यहां तक समझ में आया। अब वो क्या कहता है कि द डायगोनल विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ये है, यहां से जो डायगोनल पास होगा वो ये है ना, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब बच्चे दैट इज आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। वो आर वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ओहो सर ये नया लॉ दे दिया, लेकिन समझ में आया पक्का। ठीक है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सर इसका मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अगर बात करें तो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डेराइव दिस। तो देखो यार ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है बताओ, ए मॉड ए के बराबर। मैग्नीट्यूड को मॉड से डिनोट करते हैं। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ, मॉड बी के बराबर, है ना बच्चे। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सपोज करो थीटा हो जाएगा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो गया। वेरी गुड, मजा आया सर। अगर थीटा हो गया तो इसको भी प्रोसीड करो और इसको भी प्रोसीड करो। ये देखो मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। बच्चे पॉइंट का नेमिंग दे देता हूं यार, पॉइंट का नेमिंग दे देता हूं, पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज एस। ठीक है बच्चे,
अगर ये बी मॉड है, अगर ये मॉड बी है, तो मुझे बताओ इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका भी लेंथ मॉड बी के बराबर हो जाएगा। अरे आमने सामने की साइड पैरेललोग्राम में क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अगर इस ट्रायंगल में मैं बात करूं बच्चे, ट्रायंगल में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगा दो, कॉस थीटा की वैल्यू लिखो, साइन थीटा की वैल्यू लिख दो, तो ये वाला जो लेंथ है ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मॉड बी साइन थीटा। और ये वाला जो लेंथ है वो क्या आ जाएगा बताओ? मॉड बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? पक्का समझ में आ गया होगा यार यहां तक तो। अब देखो बच्चे क्या करना है कि इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS में पाइथागोरस भाई साहब को याद कर लेना है। पाइथागोरस को आप पक्का जानते होंगे, है ना? अगर आप पाइथागोरस को याद करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलो यार उसको हम लिखते हैं। तो आर वेक्टर का स्क्वायर मॉड आर का स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू, बेस बताओ कितना था? वो तो हाइपोटेनस था, बेस कितना है? मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। तो चलो मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस हाइट कितना था? देखो इधर, तो हाइट तो QS के बराबर था, जो कि मॉड बी साइन थीटा आ रहा था बच्चे। तो मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या मिलता है मुझे? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मजा आ गया सर? बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत मजा है। ठीक है यार, ये आर वेक्टर का स्क्वायर हो गया, मॉड आर का स्क्वायर हो गया बच्चे। तो मॉड आर वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो बच्चे, यहां से अगर मैं मॉड बी वेक्टर को कॉमन ले लूं, मॉड बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं, चलो लेते हैं। मॉड बी स्क्वायर को जैसे ही इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर। 1 को मल्टीप्लाई करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ दो। अरे 1 से किसी को क्या मल्टीप्लाई करना? तो +2 क्या बचा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड प्लस इंटू कॉस थीटा रूट अंडर। So this is the important formula to find the resultant of two vectors, है ना बच्चे? पैरेललोग्राम लॉ से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है बच्चे। तो यहां पे अगर आप देखें तो मॉड आर की मैक्स वैल्यू कितनी थी? तो मॉड आर मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगा। cos थीटा मैक्सिमाइज कर जाएगा यार, यानी cos थीटा को क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड, cos थीटा 1 बेटा, तो बताओ थीटा कितना? 0। अरे थीटा 0, यानी कि दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में हो जाना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गया तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ए प्लस मॉड बी होल स्क्वायर रूट अंडर, दैट इज नथिंग बट मॉड ए प्लस मॉड बी। इज दिस ऑल राइट बच्चे? दिस इज द आर मैक्स। एंड नाउ व्हाट इज आर मिनिमम? मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, दैट इज -1 हो जाएगी।
अगर cos थीटा -1 कब होता है सर? तो देखते हैं cos थीटा -1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, यानी दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उल्टा होगा, यूं लो। ठीक है बच्चे, तो एक दूसरे को क्या करेगा? मिनिमाइज कर देगा। अगर ये -1 हो गया तो मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो क्या आ जाएगा? mod a minus mod b whole square. So this is going to be equal to, our minimum is going to be equal to mod a minus mod b, है ना बच्चे? तो इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। ठीक है यार, चलो, तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू मस्ट नो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ, एंड वन मोर फॉर्मूला इज देयर। अब ये क्या है सर, बता दो सर। बिल्कुल बताने के लिए आपके साथ हैं हम। जल्दी से देखो बच्चे, तो अगर मान लो मुझे पूछा जाए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैं बोलूंगा चुपके से फाई एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो यानी कि मैं इस एंगल के बारे में बोलना चाह रहा हूं ना कि ये फाई एंगल है। अगर ये फाई है तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। परपेंडिकुलर देखो b sin थीटा के बराबर है, बेस कितना है? mod a प्लस b cos थीटा के बराबर है ना बच्चे? इसको भी आप याद रखना, इसको भी आप क्या करना है? याद रखना, मेमोराइज कर लेना। ये भी काम देता है बेटा, ये भी फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। ठीक है ना? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? दिस इज ऑल अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है बच्चे कि when two vectors are joined tail to tail forming two adjacent side and a parallelogram, अगर वो पैरेललोग्राम फॉर्म किया जैसा कि हमने आपको बता दिया, then one diagonal represents sum and another diagonal represent the difference। हाँ सर, वन डायगोनल के बारे में तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। चलो देखते हैं। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर बेटा ये है। अब देखो, इसको पैरेललोग्राम को मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये वाला जो वेक्टर था वो सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर था। बट सुनना अच्छे तरीके से, ये वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना यार? बहुत सारे बच्चों का यही सवाल होता है, सर ये वाला प्लीज सर बता दो सर। तो देखो, अगर मैं ये बी वेक्टर है मेरा बच्चे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको मैं पीछे प्रोसीड कर दिया और इसको माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को उल्टा करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज आवर कॉमन सेंस। तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर को देखिए, तो पैरेललोग्राम अगर बनाइए, है ना, तो ये वाला जो ये नीचे में जो पैरेललोग्राम बना, ये वाला वेक्टर के बारे में आप क्लियरली बताइए कि क्या है। दिस वेक्टर इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, दैट इज माइनस बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों सेम वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना यार? यानी ये वाला डायगोनल क्या दे रहा है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो रहा है। ठीक है बच्चे, इस फिगर में क्या किया गया है? इसके एरो को उल्टा कर दिया गया है, तो उसको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल दिया गया है। बोलने का अपना अपना अंदाज, अपना अपना स्टाइल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर मैं बोलूं तो ए माइनस बी, इधर बोलूं तो क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं क्या कहता हूं यार, तुम डिफरेंस ऑफ द वेक्टर से डरो ही मत। डिफरेंस ऑफ वेक्टर से मत डरो। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स इज, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप दैट कैन बी कंपेयर टू द एडिशन ऑफ द वेक्टर, है ना बच्चे? कैसे? हाउ सर, हाउ? तो देखो, अगर मुझे बोला जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आहा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सर ये तो डिफरेंस है। नहीं, मुझे एडिशन दिख रहा है। कैसे सर? ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो दो वेक्टर मुझे दिख रहा है, एक ए वेक्टर, एक माइनस बी वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, वो दिख रहा है।
उन दोनों को ऐड किया गया। लो, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हम दो मेथड अच्छे तरीके से जान गए हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी जानते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी जानते हैं। तो इसको हमें अलग तरीके से, अलग अंदाज से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे? पक्का? होप यू अंडरस्टूड। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। अब इसमें आते हैं यार, वही मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जा रही है, तो जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पढ़ना बहुत इजी होगा। जल्दी से देखें, आर वेक्टर ये है, तो आर की मिनिमम वैल्यू और आर की मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगा आर वेक्टर। मिनिमम वैल्यू तुम्हें हम बताए थे कि a माइनस बी के बराबर होता है, और ये तो आर वेक्टर का मॉड है, और मैक्सिमम a प्लस बी के बराबर होता है। होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट। पक्का अच्छे तरीके से समझ गए। इस चीज को हम काफी अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर आपको कर चुके हैं। ये कब होगा? जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे। ये कब होगा? जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या आ जाएगा? तो मैं तुमको जैसा कि बताया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज एडिशन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। a माइनस बी कैन बी रिटन एज a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। दैट्स इट, खत्म। तो भैया अगर आप फॉर्मूला लगाते हो ना, r वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें आप क्या करो ना कि b वेक्टर को माइनस बी पुट कर दो यार, माइनस बी पुट कर दो, देखो ये आ जाएगा। भाई साहेब पक्का समझा? ये फॉर्मूला आपका a माइनस बी वेक्टर का मॉड का आ गया। ठीक है बच्चे, है ना? इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम वेक्टर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, a प्लस बी मैक्सिमम हो जाएगा। कब? जब cos थीटा -1 होगा। ये कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू -1, यानी थीटा 180 डिग्री। और ये कब होगा बच्चे? जब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब थीटा 0 डिग्री हो जाएगी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो ए एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आप अगर उस तरीके से अगर सोचना सीख लिए हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर तो हमें आता ही है, तो इसको हम बैंड बजा देंगे यार। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आपके सामने है, जो कि क्या है? यूनिट वेक्टर। तो चलो अच्छे से समझते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। That is unit vector. Unit vector is really a very very important topic and interesting topic of our life. तो वेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक यूनिट वेक्टर आपके सामने है। तो यूनिट वेक्टर कहते किसको हैं, पहले ये तो समझ जाएं। तो बच्चे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। जैसे मान लो यार, मैं तुमसे बोलूं कि कोई एक वेक्टर तुम लिखते हो, कोई एक वेक्टर लिखते हो, ए वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर हैज सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप बोलते हो ऐसा? पक्का बोलते हो? तो चलो, वेक्टर हैज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब वेक्टर के पास जो होगा ना, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक और क्या होगा बच्चे बता दो? डायरेक्शन होगा। ठीक है यार। तो यहां से अगर मैं देखूं, मतलब ओवरऑल इसको एकदम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर एक कोई वेक्टर है तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अगर आप देखो तो डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन हियर? डायरेक्शन इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अरे यही तो डायरेक्शन है, इसको देखो ना, ऐसे ही तो डायरेक्शन आ गया। ये जो डायरेक्शन जो आया बच्चे, ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। वो भी क्या है? एक वेक्टर है। इसी डायरेक्शन, जो वेक्टर डायरेक्शन बताता हो, उस वेक्टर को हम लोग नाम दे दिए यूनिट वेक्टर। क्या नाम दे दिए बच्चे? यूनिट वेक्टर। और इसी यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान से सुनना। ए वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है,
ए वेक्टर का ये डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है, तो उसको ए लिख दिए और उसके मुंडी के ऊपर कैप दे देते हैं, टोपी पहना देते हैं, कैप। देखो ऐसा उल्टा वी शेप का कैप दिया जाता है, दैट इज द डिनोशन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो ए कैप विल बिकम यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यह क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर की सबसे पहली चीज क्या है, वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो किसके बराबर होता है, वो उसके वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, आप यहां पे अच्छे तरीके से देख सकते, वही चीज को बताएंगे। अब देखो आता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलो देखते हैं यार, ए कैप इसके बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा 1। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी के लिए तो इसका नाम यूनिट वेक्टर पड़ा। ठीक है बच्चे, तो यूनिट वेक्टर के बारे में 3 जानकारी हमें यहां पे मिला। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन, कैसे उसको मैं तो पूरा अच्छे तरीके से फील दिलवाया हूं आपको, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये 3 बात हमें यूनिट वेक्टर के बारे में बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। दिस इज द यूनिट वेक्टर स्टूडेंट। सो मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे समझना यार, थोड़ा सा समझना। सपोज करो मैं बोला कि अगर एक ए वेक्टर है, अगर एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, तो इसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो। कंफ्यूज होने के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसके वेक्टर पे डिपेंड थोड़ी ना करता है, इसके मैग्नीट्यूड पर थोड़ी डिपेंड करता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाएगा तो मैं हमेशा बोलूंगा 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, देखना। अब देखना यार, मैं बोलता हूं क्या कि अगर मान लो एक वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मान लो आई कैप क्या होता है, आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, वो जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द ए वेक्टर बच्चे। तो अगर मान लो मुझे बोला कि भैया ए कैप आप निकाल, फाइंड ए कैप, क्या करेंगे, मर जाओगे नहीं, तो मॉड ए पहले निकाल लो भैया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताओ। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अरे ऐसे ही तो मैग्नीट्यूड निकालते हो, है ना। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट अंडर, दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट अंडर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 14। आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मुझे बताओ, मुझे ए कैप निकालना है, कैसे निकालूं। ए कैप की वैल्यू होती है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भैया चलो ए वेक्टर देखते हैं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज रूट अंडर 14। लो ए वेक्टर, ये मैं डायरेक्शन आ गया ए वेक्टर का, उसका यूनिट वेक्टर आ गया। समझ गए बच्चे। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ यूनिट वेक्टर। और मान लो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं। मान लो अगर मुझसे बोल दिया कि भैया एक ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ए कैप इज इक्वल टू, मान लो मैं मुझसे कोई बोल दिया ए कैप इज इक्वल टू 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस p k कैप। ये एक यूनिट वेक्टर है, मुझे ऐसा बात बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि c की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई ये मुझसे क्या पूछ दिया, c की वैल्यू पूछ दिया यार। कोई बात नहीं,
अगर ये यूनिट वेक्टर है, मैं इतना जानता हूं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। चलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर के बराबर। ठीक है बच्चे, और इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको 1 से इक्वेट कर दो। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, सो सी स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाफ, तो सी इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 1/रूट। सी की वैल्यू आपके सामने, सी की वैल्यू आपके सामने आ गया। सो यूनिट वेक्टर की, फिर से बोल देता हूं, यूनिट वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी याद रखना है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। ये 3 बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। So this is very important topic of vector, that is rectangular component of a vector, है ना। तो यार आप रिजल्टेंट तो निकालना जानते हैं हम लोग, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, उसी तरीके से रिजल्टेंट का कंपोनेंट भी निकाला जाता है। जैसे अगर मान लो मुझे अगर एग्जांपल लो, मैं अगर रिजल्टेंट हूं तो मेरा हाथ, दोनों हाथ, मुंडी, पैर क्या है, कंपोनेंट। ऑल दीज आर द बॉडी कंपोनेंट, इजंट इट। उसी टाइप से वेक्टर का रिजल्टेंट अगर होता है तो उस रिजल्टेंट का कंपोनेंट भी होगा, है ना बच्चे। तो उसको कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये क्या होता है, जल्दी से समझे। तो देखें यार कि अगर मींस मान लो, मैं इसको आपको रिफ्रेश पेज पे समझाता हूं, अच्छे से आप देखें, फिर हम वहां पे जंप कर जाएंगे। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये मान लीजिए कि आपका वाई एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और अगर कोई वेक्टर है आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर विच इज मेकिंग थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर वो थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस बना रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं स्टूडेंट, कि यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये एंगल थीटा है, बहुत मजा आ गया। अब देखना अच्छे तरीके से, अगर यहां से एक मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ जो होगा, दैट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। वो आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर एक्स। और ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी सेम, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चे, y कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, दैट इज कॉल्ड आर वाई। अब तुम देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दे दूं ओ ए बी, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल जो भी है, ओ बी ए बी लिख सकते हो। इस ट्रायंगल में अगर देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यार, अगर मैं लिखूं साइन थीटा की वैल्यू, तो क्या लिखूंगा, ए बी डिवाइडेड बाय मॉड आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू आर वाई के बराबर है। तो आर वाई डिवाइडेड बाय मॉड आर, मीन्स यहां से आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड आर साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखूं, क्या आएगा बच्चे बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मीन्स आर एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज मॉड आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगा मॉड आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। तो यार तुम कह सकते हो कि एक्स कंपोनेंट किसका, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो आया वो किसके बराबर आया, मॉड आर कॉस थीटा के बराबर आया। वाई कंपोनेंट जो आया वो किसके बराबर आया बच्चे बता दो, वो मॉड आर साइन थीटा के बराबर आया।
मजा आ गया, है ना। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ये फील है बिल्कुल एक ट्रायंगल में, उसका क्या किया हम, रिजॉल्व कर दिए उसको। मतलब अगर मान लो मुझसे कोई पूछेगा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से फील दिलाता हूं, आप समझो। मान लो मुझे कोई बोलेगा कि एक फोर्स इधर लग रहा है थीटा एंगल पे, एफ फोर्स लग रहा है थीटा एंगल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एक बात ये बोला गया और एक बात क्या बोला गया कि एफ कॉस थीटा एंगल लग रहा है, एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है एक्स में एंड एफ साइन थीटा फोर्स लग रहा है वाई में। मैं बोल रहा हूं बच्चे दोनों बात सेम, दोनों बात सेम है। एक में इन दोनों का रिजल्टेंट बोला और एक में इसको कंपोनेंट लेके बोला, दोनों बात सेम है। इज दिस ऑल राइट यार, पक्का समझा यार। हमने खाना खाया और हमने रोटी सब्जी खाया, मान लो एक ही बात है ना दोनों, अगर तुम वही खाए हो तो उसी टाइप की बात है। ये रिजल्टेंट है और ये उस दोनों का कंपोनेंट है। इज दिस ऑल राइट बच्चे? सो दिस इज द वे टू रिजॉल्व इट। सो देखो बहुत इजी एक ट्रिक सिखाता हूं तुम्हें। मान लो ये मॉड एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर इधर लग रहा है, अगर मींस मान लो इसका मुझे कंपोनेंट लेना है, ट्रिक, नाउ दिस इज द ट्रिक टाइम। अगर मुझे कंपोनेंट लेना है तो जिस साइड थीटा होता है ना, जिस साइड थीटा होता है उस साइड क्या लेते हैं हम, कॉस कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। जिस साइड थीटा होगा उस साइड का कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो जिधर थीटा होगा उधर कॉस कंपोनेंट आता है और उसके उल्टा डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो तो देखो यहां पे यही बताया गया आपको, मॉड आर की वैल्यू ये थी, इसका एक्स कंपोनेंट ये आ गया, वाई कंपोनेंट ये आ गया, है ना। अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे वेक्टोरली, तो एक्स एक्सिस को हम क्या लिखते हैं बच्चे, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। चलो के वेक्टर तो यहां है नहीं तो उसका जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ठीक है बच्चे, तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इज आर एक्स कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है बच्चे, समझ गया, पक्का समझा। तो आर वेक्टर का मॉड यहां से आ गया। किसी भी वेक्टर का मॉड हम जानते हैं, उसके स्क्वायरिंग एडिंग करने से, रूट अंडर करने से आ जाएगा, अगर वो 90 डिग्री पे हो तो, क्योंकि कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा ना। ठीक है बच्चे, अगर ये आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर का मॉड आ गया, आर वेक्टर आ गया तो उसका यूनिट वेक्टर भी निकाला जा सकता है। आप समझ सकते हो। इज दिस ऑल राइट? क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो आर वेक्टर क्या था, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज दिस ऑल राइट बच्चे, पक्का समझ गए? तो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना। ये कंपोनेंट लेना मैंने सिखा दिया आपको। हाउ टू डू इट बाय ट्रिक, ये भी हम आपको सिखा दिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D। अब वेक्टर कोई भी यार 3D में तो रह ही सकता है ना। मान लो एक मक्खी एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह पे गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल हो जाएगा। एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में ही होगा, बट मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलो सीखते हैं इस चीज को। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D। 2D में तो चलो एक्स वाई में या वाई जेड में, जेड एक्स में हम लोग कर लेते हैं, बट 3D में हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को अच्छे से समझें। तो मान लो अगर मुझे एक वेक्टर दिया गया आर वेक्टर, ठीक है बच्चे, आर वेक्टर इज ए वेक्टर, तो उसका 3 कंपोनेंट आएगा। जैसे अगर मींस मान लो मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब करता था तो 2 कंपोनेंट आता था, क्योंकि वहां 2D होते थे। यहां वो 3D में है तो उसके 3 कंपोनेंट आएंगे। किधर किधर आएंगे, एक एक्स में आएंगे, एक वाई में कंपोनेंट आएंगे एंड एक जेड में कंपोनेंट आएंगे। तो चलो इसके आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं आर मॉड मान लूं अगर, तो ये वाले जो कंपोनेंट हो गए वो वाई कंपोनेंट हो गया,
है ना। और ये वाले जो कंपोनेंट होंगे, आर एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट, और ये वाले जो कंपोनेंट हो गए वो जेड कंपोनेंट आ गया। ठीक है बच्चे, बहुत मजा सर, बहुत मजा। तो उस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स कंपोनेंट आर एक्स है, तो आर एक्स आई कैप, उसका यूनिट वेक्टर तो लिखोगे ना यार, एक्स डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आर वाई जे कैप, जे कैप हम किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं? वाई एक्सिस को, एंड आर जेड के कैप, तो ये हमारा क्या आ गया? उस वेक्टर का 3D में रिप्रेजेंटेशन आ गया। अगर मैं सिर्फ आर वेक्टर बोलूं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है ना बच्चे। तो उसका 3 डायमेंशनल कैसे लिखेंगे हम? एक्स वाई जेड तीनों पार्ट में बांट दोगे, तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जेड जे कैप प्लस आर जेड के कैप के बराबर आ गया। आर एक्स यहां पे क्या है? एक्स कंपोनेंट, आर वाई क्या है? वाई कंपोनेंट, आर जेड क्या है बच्चे? जेड कंपोनेंट। ठीक है ना। तो दिस इज द आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर रूट अंडर, है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मुझे मान लो आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना होता तो मैं क्या करता? मॉड आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर उसका निकाल देता, है ना यार। तो क्या आ जाएगा बताओ? दिस इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। चलो बच्चे, है ना। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल। सो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ने हम जा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को हम का प्रोजेक्शन किसी प्लेन पे कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, है ना। तो ध्यान देना यार, प्रोजेक्शन का मतलब होता है इमेज। जैसे मान लो अगर ये आर वेक्टर है तो उसका एक्स वाई प्लेन में इमेज क्या आएगा? देखो ये वाला इमेज आएगा इन एक्स वाई प्लेन, है ना बच्चे। उसी ढंग से इसका एक इमेज वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में होगा पक्का। तो हमारा जो वेक्टर है, दैट वेक्टर इज आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर के बराबर है। ठीक है ना। माने आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप के बराबर है। अब मुझे क्या कर रहा है? इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन क्या होगा? तो बच्चे सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत इजी सा चीज है। एक्स वाई प्लेन में अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे तो तुम्हें जेड नहीं दिखेगा। अरे एक्स वाई में जेड कहां से दिखेगा भाई? एक्स वाई प्लेन में अगर आओगे तो जेड तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं एक्स वाई प्लेन में, अगर तुम उसका इमेज लिए तो, है ना बच्चे। समझ में आ रहा है पक्का? मतलब तुम्हें टॉर्च को इधर से दिखाना पड़ेगा। अगर ये एक वेक्टर है, इस साइड से टॉर्च लाइट को अगर जलाओ तो उसका एक्स वाई में जो इमेज आएगा वो क्या देगा? वो मतलब 2D वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में। तो सिर्फ उसके एक्स कंपोनेंट दिखेंगे और वाई कंपोनेंट दिखेंगे, जेड कंपोनेंट नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चे। तो जेड कंपोनेंट आपको नहीं दिखेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, है ना। जेड से अगर टॉर्च आप जला रहे हो या एक्स वाई पे अगर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो तो आपको क्या नहीं दिखेगा? जेड वाला नहीं दिखेगा। और अगर मान लो, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। अगर मान लो उसी का प्रोजेक्शन तुम एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में लेते हो, तब क्या होगा? अगर हम उसका प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन में लेंगे तो क्या नहीं दिखेगा? एक्स नहीं दिखेगा बच्चे। समझ में आ रहा है बात? तो सिर्फ और सिर्फ वाई और जेड कंपोनेंट दिखेंगे, ये दिखेंगे। ठीक है बच्चे। और प्रोजेक्शन अगर मींस मान लो सिर्फ तुम प्रोजेक्शन लेते एक्स जेड प्लेन में, तब तुम्हें क्या दिखता? एक्स जेड प्लेन का प्रोजेक्शन बता दो जल्दी से, रटने की चीज थोड़ी ना है। तो आर एक्स आई कैप प्लस आर जेड के कैप दिखता, बस वाई वाला टर्म नहीं दिखता। अगर मींस मान लो तुम उसका एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता, मान लो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेता, तब क्या दिखता?
बहुत सारा टाइप हो सकता है इसका। तो भैया एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो एक्स ही एक्सिस दिखेगा ना, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट दिखता। अगर मान लो उसका प्रोजेक्शन मैं वाई एक्सिस पे लेता, तब मुझे बताओ क्या दिखता, सिर्फ क्या दिखता, आर वाई जे कैप। अगर मैं प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे लेता तो मुझे क्या दिखता, आर जेड के कैप दिखता। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। इज दिस ऑल राइट? जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो वही चीज दिखेगा, अनदर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट को इसमें यूज करना है प्रोजेक्शन वाले पार्ट में। तो एक मैं आपको दिखा देता हूं एक क्वेश्चन को लेकर। तो देखिए, अगर मींस मान लो मुझे बोला जाए कि ए वेक्टर है ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बराबर। मान लो बोला मुझे प्रोजेक्शन एक्स वाई पे चाहिए। एक्स वाई पे प्रोजेक्शन कितना होगा जल्दी बताओ, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन 2 आई कैप माइनस जे कैप के बराबर। वाई जेड पे कितना होगा बताओ, तो वाई और जेड होगा, एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में, है ना यार। वाई जेड पे ले रहे हो सिर्फ वाई जेड दिखेगा, तो माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर मान लो जेड एक्स पे मैं प्रोजेक्शन लूं तो क्या दिखेगा, सिर्फ जेड और एक्स दिखेगा, वाई गायब हो जाएगा, तो ट्वाइस आई कैप प्लस के कैप। अगर मैं एक्स एक्सिस पे बोलूं प्रोजेक्शन लेना चाहता हूं तो क्या दिखेगा बताओ, इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट दिखेगा, 2 आई कैप, ठीक है बच्चे। अगर मैं मान लो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता हूं तो क्या दिखेगा, माइनस जे कैप। अगर मैं जेड एक्सिस पे लेता हूं प्रोजेक्शन तो क्या दिखेगा बच्चे, प्लस के कैप। आई होप कि ये टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हो, है ना बच्चे। चलो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, है ना। इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं हम, मजाक में डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है किसी दो वेक्टर के बीच में, वो हम समझते हैं। तो बच्चे इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं, तो ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे जो डॉट है ना, दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट लाइक 2 into 3 is equal to 6, नथिंग लाइक दैट। ये उस टाइप का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये डॉट जो यहां पे, दिस इज ए ऑपरेटर। क्या है बच्चे बताओ, ये एक ऑपरेटर। ये क्या है, एक ऑपरेटर, मतलब एक ऑपरेशन को बताता है भैया कि अगर मैं यहां पे लग गया ना तो ये काम करो, इन दोनों वेक्टर के बीच में ये काम कर दो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये ऑपरेटर क्या बोलता है उस चीज को समझते हैं। ये ऑपरेटर बोलता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा के बराबर, है ना। अब यहां थीटा समझ में नहीं आता बच्चे को, थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है यहां पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है बच्चे। तो दिस ऑपरेटर दैट इज ए डॉट प्रोडक्ट इज ए ऑपरेटर, वो इसको कैसे ओपन करता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। तो दिस इज द ए डॉट बी, थीटा इन दोनों के बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है बच्चे। अब आप जानते हो आई कैप जे कैप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या होता है बच्चे, यूनिट वेक्टर अलोंग के एक्स जेड एक्सिस, ठीक है, ओके गुड। सो अगर मैं मान लो आई डॉट आई कर दिया तो क्या लिखेगा, मॉड आई कॉस 0। अरे आई और आई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा लड्डू, 0। तो 1 into cos 0 इज ऑल्सो 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम जे डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, जल्दी से बताओ। तो जे डॉट जे जब करेंगे तब भी ये 1 आएगा, क्योंकि मॉड जे 1 और फिर दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0 1। फिर हम करेंगे के डॉट के, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये तीनों बात को ध्यान रखना है। बट अगर मान लो मैं कर दिया आई डॉट जे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 लड्डू होता है, अगर cos 90 लड्डू होता है तो वो पूरे को लड्डू कर देगा ना यार, 0 कर देगा।
आई डॉट जे मतलब cos 90, आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 है, पक्का जानते हो, cos 90 आएगा, जीरो आएगा, पक्का। तो आई डॉट जे जीरो हो गया। उसी ढंग से जे डॉट के भी करेंगे तो जीरो आ जाएगा, के डॉट आई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया कि डॉट प्रोडक्ट में अगर म्यूचुअली अगर हम डॉट ले लिए आई का जे से, जे का के से, के का आई से, वो हमें जीरो बताएगा, जीरो देगा। और आई को आई से डॉट लिए तो 1, जे को जे से डॉट लेंगे 1 आएगा, के को के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, पक्का? यहां तक 100% क्लियर हो गया होगा। तो चलो अगर अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यार एक एग्जांपल आपके सामने लिया गया, खूबसूरत सा एग्जांपल, जल्दी से देखें इसको। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और बी वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के बराबर है। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर, दो वेक्टर है। अगर मुझसे पूछ दिया जाए ए डॉट बी, मैं क्या करूंगा? मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगूंगा क्या? नहीं, डॉट वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसको मैं डॉट लूंगा इन तीनों के साथ, फिर इसको डॉट लूंगा इन तीनों के साथ, फिर इसको डॉट लूंगा इन तीनों के साथ, थोड़ी मजदूरी हो जाएगी, है ना? तो देखो यार, वो उससे थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा ये। अगर मैं मान लो इसका डॉट इन तीनों के साथ लूंगा बच्चे, तो इसके साथ और इसके साथ तो मुझे जीरो मिलेगा ना। आई का डॉट जे और के साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, तो आई का डॉट किसके साथ लेने से कुछ मतलब बनेगा? आई के साथ लेने से मतलब बनेगा, बाकी के साथ लोगे तो जीरो मिलेगा। जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता यार, है ना? अब जे का किसके साथ डॉट लेने से मतलब है? जे के साथ, बाकी के साथ जीरो आएगा। के का के साथ डॉट लेने से मतलब है। तो बेसिकली आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। इसका डॉट सिर्फ आप इसके साथ लीजिए, इसका डॉट सिर्फ आप इसके साथ लीजिए, क्योंकि बाकी के साथ जीरो हो जाएगा। इसका डॉट सिर्फ आप इसके साथ लीजिए, तो मात्र 3 टर्म आने वाला है। आई का डॉट आई से लेंगे, जे का जे से, के का के से, म्यूचुअली करेंगे तो जीरो आएगा। क्यों करेंगे भैया? जीरो लिखने का शौक है ज्यादा नहीं ना, है ना? उसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चे, इन दोनों का अगर डॉट अगर मैं लिया तो क्या आएगा? तो देखो ax इंटू बी एक्स कितना हो जाएगा? ax bx, अरे वो तो स्केलर है भाई। और i डॉट आई कितना हो जाएगा? 1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। a बाई बी वाई मल्टीप्लाई, और j डॉट जे तो 1 हो जाएगा। a जेड बी जेड मल्टीप्लाई हो गया, और k डॉट के 1 हो गया। बेसिकली बच्चे हम क्या करते हैं, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, फिर जे को जे से, फिर के को के से, हो गया, डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है बच्चे, जो म्यूचुअली नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो लिखने का कोई सेंस नहीं बना। तो देखो जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे देख लेते हैं। मान लो कि अगर मुझे बोला जाए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना? और मान लो बोला जाए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप है ना? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? क्या करेंगे यार, हम आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। जे यहां -1 है, यहां पे -4 है, -1 इंटू -4 कितना हो गया बताओ? +4, +1 इंटू +3 कितना हो जाएगा? 3 हो गया आंसर 9। तो वो स्केलर आएगा, है ना? डॉट लेने के बाद जो चीज आता है वो कांस्टेंट आता है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है ना यार? तो अगर मींस मान लो अब डॉट प्रोडक्ट हम ले लिए, वो क्या आ रहा है बताओ? मॉड ए मॉड बी कास थीटा के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, अगर मान लो थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव, तो ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, है ना? बहुत कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख सकते हो, फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है,
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस परपेंडिकुलर को एक और वर्ड से नाम जानते हैं, ऑर्थोगोनल। इसको भी बोलते हैं ऑर्थोगोनल, का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर, दैट इज 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। समझ में आ गया बच्चे? इस बात को ध्यान रखना, इस पे एक सवाल आ जाता है ना। तो देखना एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पे। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, अच्छे से समझते हैं। तो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट को ना हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में यूज करते हैं। सर कैसे? यार मैं कहूंगा इसको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं तुम्हें। मान लो कि एक ए वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, मैं ऐसे ही एट रैंडम ले रहा हूं। बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2 के जे कैप माइनस 1 के कैप, मान लो ऐसा है कुछ। इसके बीच का एंगल पूछा आपसे कि एंगल क्या है, क्या करोगे? ए डॉट बी ले लो, खत्म हो जाएगा। ए डॉट बी लोगे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा से इक्वेट कर सकते हैं हम इसको। अब देखो बच्चे, अगर इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो मजा आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अरे अभी बताया, आई को आई वाले से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -2, जे को जे वाले से, के को के वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 इंटू -1 दैट इज +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए का मैग्नीट्यूड बता दो कितना, तो 4 + 1 रूट अंडर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बता दो कितना, 4 + 1 रूट अंडर इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। बच्चे समझे? तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 6 और ये किसके बराबर है, रूट अंडर 9 दैट इज 3 इंटू कॉस थीटा। 3 ने 3 को मारा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर 6। तो थीटा आ गया यहां से कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 6, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 6 के बराबर। ठीक है यार। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल फाइंड करने के लिए किसको याद करोगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज बेस्ट वे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। आप देख सकते हो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी रट्टा मार सकते हो, या समझे इसको याद कर सकते हो कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया, थीटा आ गया, है ना यार। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था। एक और एग्जांपल देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का यार। तो मान लो अगर बोला कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू बोल दिया आई कैप माइनस अल्फा जे कैप प्लस 2 के कैप के बराबर। और आपको क्या बोला जा रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन फाइंड अल्फा। अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अल्फा की वैल्यू निकालिए। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ बच्चे। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है, मैं बताया कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, लड्डू, यानी कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। ए डॉट बी अगर लड्डू हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका डॉट ले लेंगे। तो 2 अल्फा इंटू 1 कितना आएगा बच्चे, 2 अल्फा माइनस आई कैप माइनस अल्फा -1 इंटू माइनस अल्फा दैट इज प्लस अल्फा प्लस 3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, +6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लड्डू। तो देखो यहां से यार अल्फा की वैल्यू आपको आ गई -2 के बराबर, है ना। तो अल्फा की वैल्यू -2 जब होगा तो ए वेक्टर विल बिकम परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, वेरी गुड।
सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख लिए हो। दिस इज द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेक्टर चैप्टर, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको जल्दी से पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आखिर? तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर मान लो अगर इधर है एंड सपोज करो दिस इज द बी वेक्टर और ये इसके बीच का एंगल थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए ऑपरेटर। ऑपरेटर है, जैसा कि स्केलर प्रोडक्ट एक ऑपरेटर होता था उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट भी एक क्या है? ऑपरेटर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको कैसे करता है तो देखते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ये कैसे इसको ऑपरेट करता है इस चीज के बारे में हम समझते हैं बच्चे। अगर हम ए क्रॉस बी कर दिए ना तो इसका मतलब होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप के बराबर। अब ये समझेंगे, ये बच्चे इसको देखते हैं घबरा जाते हैं, सर ठीक है मॉड ए मॉड बी समझ में, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर ये क्या लिख दिए हो? एन कैप क्या है बच्चे? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, सो इट विल शो द डायरेक्शन। सो एन कैप क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चे, तो ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप इज ए वेक्टर विच यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के बराबर है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना बच्चे। एंड दिस इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। समझ गए? पक्का? सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। अब इसको कैसे लेते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो बच्चे देखें, थोड़ा सा ध्यान दें आप। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा मान लो जेड एक्सिस है। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि आई क्रॉस आई कितना होगा, बताओ सोच के। आई क्रॉस आई कितना होगा? अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो आई विल राइट मॉड आई साइन 0 डिग्री एन कैप। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरे को लड्डू बना देगा, 0 बना देगा। अरे 0 साइन 0, इन दोनों के भी 0 डिग्री का एंगल है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। ये उसको क्या बना देगा? 0 के बराबर बना देगा। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से बच्चे जे क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों वेक्टर भी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है ना। के क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये भी लड्डू के बराबर हो जाएगी। तो भैया इसमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, लड्डू हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें कि आई क्रॉस जे क्या होगा। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग इस हाथ का यूज करते हैं। राइट हैंड हमारे लिए बहुत काम की चीज है यार। कैसे करते हैं बेटा, मैं सिखा देता हूं आज आपको। आई क्रॉस जे करना है, यानी एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के अलोंग क्रॉस लेना है आपको। राइट हैंड, इसको क्या बोलते हैं बताओ? राइट हैंड कर्ल रूल। क्या करेंगे हम लोग? अपने पाम को, राइट हैंड के पाम को, दिख रहा है पाम राइट हैंड का, थप्पड़ कांग्रेस का जो सिंबल है, ठीक है बच्चे, तो उसको फर्स्ट वेक्टर के अलोंग ओपन करेंगे। लो, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग उसको ओपन कर दिया। ऐसे भी ओपन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ओपन ही सिर्फ नहीं करना है, हमें ये 4 फिंगर को
दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ना है यूं। तो सोचो हमें इसको ओपन करना है और वाई की तरफ मोड़ना है। अगर मुझे इस अंगुली को, इस 4 फिंगर को वाई की तरफ मोड़ना है तो मैं इसको ऐसे रख करके ऐसे मोड़ूंगा यार। अरे ऐसे रख के कैसे मोड़ेंगे, ऐसे पागल है क्या, पागल कहेंगे। तो मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा पाम को, और इसको वाई की तरफ मोड़े तो ये जो डायरेक्शन आया, जो थंब का डायरेक्शन आया, वही डायरेक्शन इसके क्रॉस का डायरेक्शन है। तो देखो फिर से आई की तरफ रखा, वाई की तरफ मोड़ा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ पाम को खोलो और अंगुली को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ो, तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन। थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा था, आउट ऑफ प्लेन आ रहा था, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा था। सो दिस इज के कैप। ठीक है बच्चे, समझे। अब देखते हैं जे क्रॉस के करके। वेरी गुड। तो जेड एक्सिस के तरफ पाम को रखो और किधर मोड़ना है आपको जेड की तरफ मोड़ना है। तो जेड इस व्हाइट बोर्ड से देखो इधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो पाम को इधर रखें, जेड के तरफ देखो फिंगर को मोड़े, तो थंब का डायरेक्शन किधर आया, एक्स के डायरेक्शन में आया, तो आई कैप है ना। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। अब है बेटा लास्ट वन इज के कैप क्रॉस आई कैप। तो के अलोंग पाम को रखो और आई के तरफ मोड़ो। तो के तरफ पाम को रख दिया, देखो इधर बाहर, मेरा उंगली टूट जाएगा यार समझाने के चक्कर में। हाँ के तरफ है कि नहीं है, बिल्कुल है। किधर मोड़ना है, एक्स की तरफ। एक्स किधर है, इधर मोड़ दिया। तो देखो किधर आया थंब आ गया वाई एक्सिस के तरफ, यानी दिस इज द जे कैप। लो, तो इस रूल से आप इसको निकाल सकते हो। सर हमारा उंगली टूट जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता है सर, मेरा हाथ इधर उधर हो जाता है सर, मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या। नहीं बेटा, अब मैं इसके लिए सिखाऊंगा आपको ट्रिक। इसके लिए मैं क्या सिखाऊंगा बच्चे को, ट्रिक सिखाऊंगा। बट आपको यह भी आना चाहिए, ये 12th में जब आप पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हाथ से भी लेना आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो एक ट्रिक हालांकि सिखा देते हैं, उससे आप बहुत क्लियर हो जाओगे। तो देखो ट्रिक क्या है कि एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो, इसमें यूं लिख दो ऐसे करके, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखो बच्चे बहुत इजी हो गया, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अरे भाई नहीं आया, आ गया। देखो इधर आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा, जे आएगा। जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। और अगर मान लो हमें उल्टा घूमना पड़े, मैं कर दूं आई क्रॉस के, मान लो, तो मुझे देखो उल्टा जाना पड़ रहा है, तो हमें मिलेगा तो जे, लेकिन हम बोलेंगे माइनस जे, क्योंकि हमें उल्टा जाना पड़ रहा है। समझ गया बच्चे। तो इस सर्कल से आप याद रख सकते हो, है ना। चलो, दिस इज हाउ टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन 3 एक्सिस, है ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, तो देखें इस चीज को, इसी चीज को आपको बताया गया है। तो ये सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ये बातें हमने अभी कर लिया, इसको आपको हमने याद करने का ट्रिक भी बता दिया। एक सर्कल खींचो, आई लिखो, जे लिखो और यहां पे के लिखो। तो देखो आई डॉट जे के डॉट आई जे डॉट के आई। अगर हम उल्टा डायरेक्शन में कर दिए, डॉट कर रहा हूं, क्रॉस आई क्रॉस के कर दिए तो क्या आ जाएगा, माइनस जे। के क्रॉस जे कर दिए तो क्या आ जाएगा, माइनस आई, है ना। अगर उल्टा में गए तो माइनस आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है बच्चे, तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लो ये एक ए वेक्टर है, दैट इज ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर मान लो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चे, कुछ ऐसा है। तो मान लो मुझे बोला कि ए क्रॉस बी निकालो, बहुत अच्छी बात बोला इसने।
तो चलो 2i का सबसे पहले मैं क्रॉस सबके साथ लेता हूं, इसके साथ लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये सर्कल बना देता हूं i j k। तुम ही हाथ घुमाओगे क्या? मैं भी ट्रिक यूज करूंगा यार, है ना। तो i क्रॉस j जब मैं करूंगा तो क्या आएगा? k आएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 2 और i क्रॉस j इज k कैप। फिर इसका k के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो i क्रॉस k मैं करूंगा मतलब उल्टा डायरेक्शन में मैं बात जा रहा हूं तो माइनस j आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, लेकिन ये हो जाएगा -2j कैप। ठीक है बच्चे, फिर क्या करोगे? अब तुम लोगे j कैप का क्रॉस तीनों के साथ। तो देखो ये स्केलर को तो मल्टीप्लाई कर दो पहले यार, तो माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, j क्रॉस आई उल्टा आ रहे हो, माइनस के होगा, तो दैट इज इक्वल टू -k कैप। ठीक है बच्चे, समझ गया पक्का? अब देखो j का j के साथ नहीं लेंगे, 0 आएगा। j का k के साथ लेते हैं तो -1 इंटू +1 दैट इज -1। वो तो स्केलर को तो मल्टीप्लाई कर देना। j क्रॉस k कितना होगा? i, तो दैट इज इक्वल टू -i कैप। अब चलो आते हैं k पे। k का i से लो तो ये प्लस माइनस -1, k क्रॉस i इज +j, तो -j आ जाएगा, है ना यार। k का j के साथ लो तो +1, देखो वो तो है ही, माइनस प्लस प्लस +1। k क्रॉस j अगर मैं कर दिया तो उल्टा जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा? -i आ जाएगा बच्चे। और k का k के साथ क्रॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, देखो इसको सॉल्व करते हो तो -2i कैप -3j कैप, है ना, प्लस k कैप के बराबर आ रहा है। दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर, है ना। लेकिन बेटा कैलकुलेशन का चांसेस, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन का चांसेस होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए बच्चे को हम एक और मेथड बताते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड, ये आपको ध्यान अगर हो गया, ये आपको समझ में आ गया तो आप एक लाइन में कर दोगे। इसमें क्या करना होता है देखना, इस टाइप का सिंबल देना होता है। 12th क्लास के मैथ में पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसी का हम यूज करते हैं। खैर हमें उस टॉपिक में नहीं जाने की जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चे, उसके कंसेप्ट को निचोड़ के यूज कर लेंगे। चलो तो देखना, हमें क्या करना होता है, i j k ऊपर में लिख देना होता है सबसे पहली बात। अब इसके कोफिशिएंट a क्रॉस b तुम्हें करना है, तो a वेक्टर के कोफिशिएंट को उसके नीचे लिख दो, 2 -1 1, देखो ना 2 -1 1, है ना। अब b वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखो तो क्या है, -1 1 1। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या करना होता है, इसको इसके अलोंग ओपन कर दो। आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो, बट मैं सजेशन दूंगा, आप इतना मैथ में क्यों जाए, हम हमेशा इसके अलोंग हम ओपन कर देंगे। ठीक है, कैसे ओपन करते हैं इसका रूल होता है बेटा, मैं सिखा देता हूं। तो आई कैप इधर सबसे पहले आया, आई कैप लिख दिया, तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम का पार्ट है उसको तुम भूल जाओ, भूल गए, ये इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ तो बचेगा ये 4, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। देखो आई कैप का हो गया ऑपरेशन। अब चलते हैं जे कैप के साथ, तो आई को मैं प्लस के साथ खोला तो जे कैप को माइनस के साथ ओपन किया जाता है, माइनस जे कैप। चलो अब देखो बेटा, जे कैप जिस रो और जिस कॉलम का हिस्सा है उसको सोचो कि वो डिलीट हो गया, मतलब ये और ये मान लो डिलीट हो गया, बचा क्या, ये 4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू -1 -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सो इजी है ना, एक दो बार करोगे खुद आ जाएगा। अब फिर से प्लस के कैप, आई को पॉजिटिव, फिर जे को निगेटिव, फिर के को पॉजिटिव। अब क्या करोगे बताओ, के कैप जिसका हिस्सा है उसको हम डिलीट कर देंगे, ये दोनों डिलीट हो गया, बचा क्या, बचा ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस
-1 इंटू -1 इज 1, तो 1 के बराबर हो गया। क्या आ गया बच्चे? -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप के बराबर आ गया। ठीक है यार, दिस इज द डिटर्मिनेंट मेथड। देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट मेथड टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप यू एंजॉयड, आपको समझ में आया पक्का। देखो एक और एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ये है आई कैप 2i कैप प्लस 3j कैप i कैप प्लस 4j कैप, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। चलो कर ले डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेते हैं। i j k, देखो क्या होगा, तो 2 3 0, अरे k नहीं है यानी कि उसका कॉफिशिएंट लड्डू है 0, 1 4 0। तो i कैप इसके लॉन्ग ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा 0 0, माइनस j कैप ओपन कर दो 0 0, प्लस k कैप ओपन करो बच्चे, कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, क्या आ रहा है 5 का k कैप के बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 5 k कैप। ऑब्वियसली देखो दोनों वेक्टर xy प्लेन में था, अगर दोनों वेक्टर xy प्लेन में था तो उसका परपेंडिकुलर, उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो उसके परपेंडिकुलर, xy के परपेंडिकुलर क्या होता है z, तो z एक्सिस के अलोंग ही आना चाहिए था, तो k कैप के अलोंग आया है। ठीक है बच्चे, ये हुआ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा समझो, मान लो कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है ना बच्चे, a वेक्टर b वेक्टर। अब अच्छे से समझना थोड़ा सा, अगर मींस मान लो मैं बोलूं कि ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, तो एक इसका जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ वो ये है, दिस इज द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, समझ गए यहां तक? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? ठीक है सर। अब ये लेंथ को बताओ मुझे कितना होगा, ये वाला लंबाई कितना होगा, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये किसके बराबर होगा बताओ? ये मॉड बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। कैसे? इस ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्री लगा दो, ये मॉड बी है तो ये मॉड बी साइन थीटा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू एस टी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू है मॉड ए और हाइट की वैल्यू है मॉड बी साइन थीटा के बराबर, है ना? आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब बताओ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है? कंगुरेंट है, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अरे सर, लेकिन मजे की बात तो यह है ना कि इसको अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या है? तो दैट इज द ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना? तो ए क्रॉस बी बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट, यहां से क्या समझ में आया? क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया वेक्टर। वो एरिया वेक्टर, यहां मैग्नीट्यूड वाइज बात किया, मैग्नीट्यूड आ गया, एरिया निकालेंगे तो उसका वेक्टर भी आ जाएगा, उसका डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड बच्चे, है ना? दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू बच्चे। तो यार हम आप लोग के साथ लेकर आए हैं वेक्टर के नीट के प्रीवियस 10 इयर्स के सवाल। तो 10 साल में कौन कौन से सवाल पूछे गए, किस सेक्शन के सवाल पूछे गए, उसका सॉल्यूशन कितना लेंदी है सर, उसको कैसे सॉल्व करें, उस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वेक्टर से कितने सवाल नीट में अभी तक आ चुके हैं बिफोर 10 इयर्स, तो उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से सवाल किस सेक्शन से ज्यादा पूछे गए हैं।
तो बच्चे अगर हम इसका देखें, अच्छे से देखें इस चीज को, तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका लेता हूं जो कि नीट 2000 मींस पीएमटी 2015 का सवाल है। तो क्या है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप के बराबर हो गया, है ना, और बी वेक्टर की वैल्यू अगर कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप के बराबर हो गया, ठीक है, आर फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चे। अगर मुझे बोलो ना तो मैं बता सकता हूं कि ये क्या है, बट छोड़ो अभी रहने, है ना। ये बेसिकली बेटा सर्कल पे मूव कर रहा है, उसका लोकेशन है, उस वेक्टर को बता रहा है। एनीवे इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं उसका, आगे बढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। बेसिकली सवाल कहां से आया, सवाल आया क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशन, है ना, डॉट प्रोडक्ट से सवाल आया, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से सवाल आ गया कि दो ऑर्थोगोनल जब होते हैं वेक्टर तो उनके डॉट प्रोडक्ट कितने होते हैं बताओ लड्डू, 0, डॉट लो 0 कर दो। तो अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो a डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 के बराबर आ जाएगी बच्चे। ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, इनको आपको किसके बराबर करना है, इसको आपको 0 के बराबर करना है, ठीक है यार, पक्का समझा यार। अब देखो ये एक फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री का, ये है कॉस ए कॉस डी या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। ये क्या होता है, ये कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 के बराबर, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू क्या कर दोगे लड्डू, तो यहां से आ जाएगा आपको कॉस ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखें आपको टाइम की वैल्यू निकालना है, ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ओमेगा 2 बाई 2 क्या हो, ओमेगा टी बाई 2 इज द एंगल, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज अ केस कि ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, 2 ने 2 को मारा तो ओमेगा की वैल्यू या सॉरी ओमेगा, तो क्या हो गया यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ गया, पाई बाय ओमेगा के बराबर आ गया। तो कब वो ऑर्थोगोनल होंगे, जब टाइम की वैल्यू पाई बाय ओमेगा के बराबर आएगा। सो ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे, है ना। अब देखो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं यार यहां पे कि सर मुझे ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं भी पता है ना, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन तो आप लोगों ने लिख लिया ना यार, इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, इसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हो। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हो तो आप वैल्यू को पुट करके देख सकते हो किसमें 0 आ रहा है, जिसमें 0 आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन which is asked in 2015 PMT from dot product। तो डॉट प्रोडक्ट से एक सवाल बन गया मेरा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 का सवाल है, जल्दी से देखें ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो उसके बीच का एंगल कितना है। जब भी ऐसा सवाल दिया जाए, स्क्वायर बोथ साइड, है ना बच्चे, दोनों साइड को स्क्वायर कर, ये कर दो तो देखो इधर क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा, ए डॉट बी आ जाएगा यार, प्लस इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा अगर स्क्वायर करोगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। इसको देखो, इसने इसको काटा, क्या बचा, इसको इधर लेके चले आओ बेटा, तो 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 0। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 0। तो एंगल कितना होगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। सो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप इसको एक और मेथड से कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर मींस मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ये ए प्लस बी होता है और ये वाला डायगोनल ए माइनस बी होता है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, अभी ऑब्वियस सी बात है दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, कब इक्वल होगा बताओ, जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा तब, और जब ये रेक्टेंगल बनेगा तभी तो इक्वल होगा दोनों का डायगोनल, तब दोनों के डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल हो जाएंगे। और जब रेक्टेंगल बन गया तो a वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। वहां से भी आप इंटरप्रेट करके इस सवाल को कर सकते थे, बट मैथमेटिकली भी एक लाइन दो लाइन में आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये सवाल जो पूछा गया वो कहां से पूछा गया, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से था, है ना, उसी के बेस्ट था, उसी पे बेस्ट था। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, जो कि एम्स ने पूछा 2018 में एक सवाल आया। देखो वो क्या आया, बहुत इजी सवाल है बच्चे। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बोला है कि भैया सी वेक्टर निकालो इफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर की वैल्यू 0 हो तब। तो इफ ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस सी वेक्टर की वैल्यू अगर लड्डू हो गया तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ। तो ए वेक्टर मुझे दे रखा है, दैट इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 इंटू बी वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस सी वेक्टर को मैं उस साइड पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक है बच्चे, सो दिस सी वेक्टर बिकम्स इक्वल टू, यहां से देखना 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 9i कैप प्लस 15j कैप माइनस 6k कैप के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चे इसको अगर हम ऐड कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12i कैप, j कैप वाले को ऐड करें तो प्लस 16j कैप माइनस 3k कैप के बराबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो 12i कैप प्लस 16j कैप माइनस 3k कैप ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो वेक्टर में ऐसा बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा गया है अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल में, जो कि आपके सामने है। बट इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज दूसरे चैप्टर में होता है। तो इसको इनडायरेक्टली दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करके पूछा जाता है ना बच्चे। तो इसको डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट में पूछा जाता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर वेक्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, वेरी गुड।